नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के गुरुवार शाम 22 अप्रैल के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। कोरोना को लेकर सरकार और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर अभय न्यूज ने मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री व उज्जैन के प्रभारी डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी है, इसलिए इसके खिलाफ लड़ाई मिलजुल कर लड़नी होगी। और क्या क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो उज्जैन से ही हैं। उज्जैन के अंदर बिगड़ रही परिस्थितियों को लेकर इन दोनों वो काफ़ी सक्रिय हैं। क्या क्या नई व्यवस्थाएं की हैं, इसको लेकर हम उनसे जानेंगे कि अब जो कुछ नए कोविड सेंटर्स और क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं, वो क्या व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन को लेकर उन्होंने क्या व्यवस्थाएं की है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो आपूर्ति होना थी उसको लेकर उनकी क्या प्लानिंग है, इन तमाम विषयों को लेकर हम जानेंगे डॉक्टर मोहन यादव जी से। मंत्री जी, ये बताएं कि अभी इन दिनों काफ़ी हालात जो लगातार बिगड़ रहे हैं, मौतों की संख्या भी बढ़ी है और लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन, दवाइयों की कमी भी देखने में आ रही है। नए सिरे से क्या आप लोगों ने उसका मूल्यांकन किया और क्या करने जा रहे हैं अब? देखिए, ये बात सही है कि बीमारी वैश्विक है, पूरे देश में, दुनिया में इसकी हालत भयावह है। लेकिन भगवान की दया से हमने उज्जैन में लगातार 4 दिन से दर भी घटी है, व्यवस्था भी सुधरी है। ऑक्सीजन से लेकर कई चीज़ों का इंतजाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑक्सीजन के साथ जो रेमडेसिविर इंजेक्शन देने की बात है या बाकी दवाइयों का इंतजाम है, वो काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में आया है। लेकिन ये जो आंकड़ा बढ़ा है और जो वर्तमान की भयावहता, इस कारण से 30 तारीख तक लॉकडाउन किया है। कुछ कोविड सेंटर हम और बना रहे हैं जिसमें क्वारंटाइन किया जा सके। समाज भी आगे आया है, हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सभी संघ परिवार के बाकी संगठन भी इसमें पूरी मदद कर रहे हैं। सामाजिक स्तर पर भी काफ़ी लोग आगे आ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप सबके सहयोग से इस पर हम नियंत्रण पाएंगे। मेरा आज ही तराना जिले में दौरा हुआ, तराना तहसील में दौरा हुआ, सुमराखेड़ा के प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गया हूँ। बड़नगर, नागदा, खाचरोद, महिदपुर, सभी तहसीलों में दौरा करके कोशिश कर रहे हैं कि उज्जैन पे लोड ना आए। उज्जैन के मरीज उज्जैन में रहे, तहसील के मरीज तहसील में रुके। जो एसिम्टोमेटिक है, जिन पे सिम्टम्स कम है, वो उनका क्वारंटाइन में इलाज हो जाए। घरों में भी लोग आवश्यक सावधानी रखें, ये हमारा अपील है। उम्मीद कर रहे हैं कि हम सब मिल करके जीतेंगे। डॉक्टर साहब, एक विषय और भी है कि चूंकि ये लड़ाई सब सामूहिक लड़ाई है, तो इसके अंदर मतलब जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी के जो जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता ने चुना है, तो क्या वजह है कि उनको इस लड़ाई के साथ में ले जा रहा है? जोड़ रहे हैं ना, आज भी जोड़े। महेश परमार तराना में था, अभी बैठक में भी रहने वाले, इसके पहले भी आए थे। अच्छा। मैं 5-6 दिन पहले ही प्रभारी बना हूँ। मैंने जब से बना तब से सबसे जुड़ा। अच्छा, मतलब जैसे नागदा वगैरह में और इधर सब जुड़े ना, सब जुड़े, सभी लोगों को साथ में लेकर अब मतलब इस लड़ाई को शुरू करने जा रहे हैं सभी के साथ। ठीक है, थैंक यू। लॉकडाउन के अवधि में आवश्यक सामानों की आपूर्ति के लिए जिला कलेक्टर के निर्देश पर उज्जैन नगर निगम ने सब्जी, फल और किराना व्यापारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार अब सब्जी और फल बेचने वाले ठेलों के माध्यम से रहवासी क्षेत्र में सुबह 7 से 11 तक व्यवसाय कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी प्रकार के पास या अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी एक स्थान पर देहड़ी लगाकर व्यवसाय करने वालों के खिलाफ निगम जब्ती और चालानी की कार्रवाई करेगा। इसके लिए नगर निगम फ्रीगंज सब्जी मंडी और छतरी चौक जैसी जगहों पर निरंतर नजर बनाए रखेगा। किराना व्यापारियों को अपना व्यवसाय करने के लिए निगम की ओर से पास जारी किए जाएंगे, जिसके माध्यम से वे सुबह 7 से 11 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। गुरुवार दोपहर किराना और थोक सब्जी व फल विक्रेताओं को ग्रैंड होटल पे आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि के बाद पास वितरित किए गए। देखिए, किराना व्यवस्था हमारे अपर आयुक्त पाठक जी हैं, वो व्यवस्था देख रहे हैं। और जहाँ तक सब्जी बेचने वालों का सवाल है, सब्जी और फ्रूट्स के लिए कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए हैं कि ये हाथ ठेला चलित जो ठेला है वो है, उनका पास का काम करेगा। और ऐसे सभी ठेले वाले सुबह 7 बजे से 11 बजे तक अपने गली मोहल्लों में बेचकर व्यवसाय कर सकेंगे। यदि यह लोग किसी एक जगह खड़े होकर या था जैसे फ्रीगंज में या छत्ती चौक या दौलतगंज में खड़े होकर व्यवसाय करेंगे तो इन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, पास जहां तक देना तो फ्रूट्स वालों के लिए हम दे रहे हैं पास, जो होम डिलीवरी, इनके नंबर भी प्रकाशित करेंगे और जिनको होम डिलीवरी, उनको अगर ऑर्डर मिलता है तो होम डिलीवरी वो करेंगे। दूसरा, थोक व्यापारियों के लिए भी उनका व्यवसाय वो कर सकें और रिटेलर्स के लिए वो अपना माल दे दें, इसलिए उन लोगों के लिए भी हम पास उनको दे रहे हैं।
किराना, सब्जी एवं फल विक्रेताओं के संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी और जमाखोरी करने पर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही व्यापारियों से संकट की घड़ी में महंगे दामों में सामान न बेचने की अपील भी की गई है। देखिए, किराना और सब्जी चूँकि पूरी तरीके से जनता कर्फ्यू जो लगाया गया है, इसमें किराना और सब्जी का व्यवस्था हमने आदेश में भी मेंशन किया था कि बहुत जल्दी हम लोग करेंगे। इसके लिए डोर टू डोर डिलीवरी कराने की हम लोग प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि न केवल रिटेलर जो छोटे खेरची किराना वाले हैं, बल्कि जो होलसेलर है उनको भी हम लोग कुछ पास जारी कर रहे हैं, जिसके पास के माध्यम से वो लोग मूवमेंट कर पाएंगे और उनके नंबर हम लोग पब्लिश करेंगे। एक पर्चा बंटवा के भी कचरे गाड़ी के साथ में हम लोग देंगे, व्हाट्सएप पे भी शेयर करेंगे। लोग आसपास अपनी दुकान को देखकर वहाँ से सीधा ऑर्डर कर सकते हैं। और जहाँ तक सब्जी की बात है, उसमें सब्जी के ठेलों के माध्यम से घर पहुँच सेवा हम लोग सब्जी की प्रारंभ करेंगे। इस मामले में मैं सभी विक्रेताओं से, चाहे वो किराना विक्रेता हों चाहे सब्जी विक्रेता हों, ये ज़रूर बोलूँगा कि कृपया इस संकट के दौर में बिल्कुल भी प्राइसेस पे कंट्रोल रखें। जो आप लोग पहले प्राइसेस देते थे उसी प्राइस पर आप लोग दें, कृपया उसमें कोई बढ़ोतरी न करें। अगर कहीं ऐसा पता चलेगा कोई जमाखोरी कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा मूल्य वसूल रहा है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऐसे संकट के दौर में सभी की जिम्मेदारी बनती है सहयोग करें। कृपया इसको एक तरीके से लाभ का धंधा बनाने के लिए अपना प्रयोग न करें। माधवनगर अस्पताल में विभिन्न चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई है। इनमें से कुल 18 पुरुष व महिला नर्स द्वारा आज दिनांक तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की गई है। कार्य में लापरवाही करने पर सभी 18 नर्स को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही 24 घंटे में ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि 24 घंटे के भीतर उक्त कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध महामारी एक्ट के तहत FIR दर्ज करवाई जाएगी। जिन कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी ज्वाइन नहीं की गई है उनमें नेहा टाक, अनिल वर्मा, अंजू मालवीय, अशोक कराड़ा, अशोक यादव, गोविंद राजपूत, जया खेरवार, ज्योति चौहान, ज्योति पवार, कृष्णपाल सिंह, कमल बादल, शाहरुख खान, माधुरी व्यास, सुष्मिता सोलंकी, उमा सागर, अक्षय त्रिवेदी, रचना परमार एवं सरिता बचले शामिल हैं। इन्हें देखने में आया है कि कई सारे ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो इस मामले में कामचोरी कर रहे हैं, जानबूझकर बहाने बना रहे हैं और अपनी ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे। ऐसे 18 लोगों को आज मेरे द्वारा नोटिस जारी करी गई है और उस नोटिस में ये लिखा गया है कि अगर आपके द्वारा तत्काल ज्वाइन नहीं किया जाता है तो विभागीय कार्रवाई जो होगी वो तो करी ही जाएगी। इसके साथ साथ महामारी अधिनियम में धारा 188 में FIR की कार्रवाई भी उनके खिलाफ में करी जाएगी, क्योंकि जब दूसरे डॉक्टर्स और नर्सेज इतने जी जान से लगे हुए हैं, इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं, तो किसी को भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। और अगर इनमें से कोई व्यक्ति बिना किसी रीजनेबल कारण के गायब रहता है तो निश्चित रूप से कल तक उसके खिलाफ FIR की कार्रवाई करी जाएगी। नागदा नगर एवं खाचोद नगर के समस्त नागरिकों से विनम्र निवेदन करता हूं कि कोरोना महामारी इस समय अपने चरम पर है, इसलिए मास्क अनिवार्य रूप से पहने, बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोए, शासन के नियमों का पालन करें। कोरोना महामारी ने कई मित्रों को हमसे असमय छीन लिया है, ऐसे में हम खुद भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, शासन के प्रत्येक नियम का पालन करें। प्रभु श्री राम से मैं प्रार्थना करता हूं कि वह सभी को स्वस्थ रखे, निरोगी रखे और इस महामारी का जितनी जल्दी हो सके अंत करे। जय श्री राम। माधवनगर हॉस्पिटल में संचालित फीवर OPD अब घास मंडी चौराहे पर स्थित सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल में स्थानांतरित कर दी गई है। गुरुवार से ये फीवर OPD घास मंडी चौराहे से सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल में संचालित होने लग गई है। सभी संबंधित मरीज इलाज एवं परामर्श हेतु उक्त स्थान पर जा सकते हैं। गौरतलब है कि माधवनगर अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से जिला प्रशासन ने OPD शिफ्ट करने का ये फैसला लिया है। गुरुवार से ही बड़ी संख्या में लोगों का आना शुरू हो गया है। देखिए, जो माधवनगर अस्पताल है उसके जो डॉक्टर्स हैं, उसके जो नर्सिंग स्टाफ हैं, वो अपनी गुणवत्ता के लिए पहले भी जाने जाते रहे हैं। आज भी बहुत अच्छा वहाँ पर इलाज हो रहा है, लेकिन वहाँ पर जो OPD संचालित हो रहा था उसकी वजह से कई सारे डिस्टर्बेंसेज हो रहे थे। तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना था कि हमें काफ़ी इससे डिस्टर्बेंस होता है और हमें इलाज करने में परेशानी आ रही है। उनकी मांग पर हम लोगों ने OPD को जो ज़रा से ही पास में वहाँ पर शिफ्ट किया है, वहाँ पर सैंपलिंग की भी व्यवस्था करी है।
मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि न केवल माधवनगर ओपीडी बल्कि जो दूसरे फीवर क्लिनिक संचालित हैं उनका भरपूर प्रयोग करें। जैसे ही आपको शुरुआती लक्षण आते हैं तत्काल वहां पर पहुंचें। जिनको भी लक्षण आते हैं हम लोग 100% लोगों का की सैंपलिंग कर रहे हैं। हम लोग सैंपलिंग में कोई भी कोताही नहीं कर रहे हैं। कृपया अपना तत्काल सैंपल दे दें। अगर जल्दी आपका कोरोना डिटेक्ट हो जाता है, जल्दी आपका इलाज चालू हो जाता है तो निश्चित रूप से किसी की भी हालत गंभीर नहीं होगी, उसको आराम से ट्रीट किया जाए। उज्जैन के माधवनगर और चरक अस्पताल सहित आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। साथ ही निजी अस्पतालों में भी संक्रमित मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। शहर के अस्पतालों में सैकड़ों बेड उपलब्ध कराने के बाद भी मरीजों को इलाज के लिए पलंग उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इस समस्या से उभरने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में उज्जैन के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में समाज सेवी संस्थाओं और जिला प्रशासन की सहायता से 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हो गया है। इसे शुक्रवार 23 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है। IMA की टीम इस कोविड सेंटर में अपनी सेवाएं देगी। शुरुआती स्तर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की सहायता से मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। उज्जैन की कई समाज सेवी संस्थाओं जैसे उज्जैन सेवा भारती, भारत विकास परिषद, लघु उद्योग भर्ती की सहायता से उज्जैन सिटीजन फोरम फॉर कोविड रिस्पांस ग्रुप बनाया गया। इसमें शहर के कई प्रतिष्ठित व्यवसायियों के सहयोग से कोविड सेंटर में लगने वाली सुविधाओं की पूर्ति की जाएगी। हम लोगों ने ही एक प्रोटोकॉल बनाया है कि कौन से पेशेंट्स होंगे जो यहाँ एडमिटेड होंगे, किन उनका SpO2 लेवल क्या होगा, उनका टेम्परेचर क्या होगा। इस तरह से हमने एक बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइन बनाई है कि यहाँ पर हम शुरुआती फेज़ में किन पेशेंट्स को रखेंगे और धीरे धीरे हम उसे बढ़ाते जाएंगे और कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स भी रखते जाएंगे। IMA की बेसिक भूमिका इसमें पूरे ट्रीटमेंट का मेडिकल सुपरविजन करने की है और अभी तक लगभग हमारे 60 चिकित्सकों ने सहमति दे दी है कि वो यहाँ पर कुछ न कुछ समय अवश्य दे देंगे। तो हमारा जो प्लानिंग है वो ये है कि पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोग सेट करके देंगे, हमारे कंसल्टेंट्स देंगे। हम लोग जो यहाँ पर जो पूरा स्टाफ आया है उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी हम करेंगे। हम कर रहे हैं लगातार उनके साथ काम। जो पैरामेडिकल स्टाफ है, BMS डॉक्टर्स है, जो यहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर्स है, उनकी ट्रेनिंग किस तरह से हो इसकी पूरी व्यवस्था उज्जैन नर्सिंग होम एसोसिएशन और IMA मिलकर कर रही है ताकि हमारे डॉक्टर्स उन्हें यहाँ पर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए ट्रेन कर सकें। कोई कॉम्प्लिकेशन हो उसे पहचान सकें और बता सकें कि उनको किन परिस्थितियों में यहाँ से रेफ़र भी करना है। कुछ और कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए, वहाँ पर भी IMA की भूमिका, इंदौर में भी IMA की भूमिका है, लेकिन उज्जैन में केवल यही कोविड केयर सेंटर है जिससे हम लोग जुड़े हैं। उज्जैन में जो विक्रमादित्य कोविड केयर सेंटर चालू किया गया है, इसमें 900 बेड्स जो है उसकी हमारी प्लानिंग है। कुल मिला के 900 कोरोना पेशेंट्स का यहाँ पर इलाज किया जा सकता है और शुरुआत के तौर पर कल से ही हम लोग 100 बेड यहाँ पर चालू कर रहे हैं। हमारे जो इस कोविड केयर सेंटर के 2 महत्वपूर्ण जो हैं बिंदु हैं जिनको मैं रेखांकित करना चाहूँगा। पहले तो ये जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जितने भी दूसरे संगठन हैं, उसके सहयोग के साथ में प्रशासन इसको चलाएगा। IMA डॉक्टर कात्यायन मिश्रा जी के नेतृत्व में पूरी IMA की टीम हमारी इसमें लगी हुई है। यहाँ का पूरा सुपरविज़न, यहाँ के पूरे प्रोटोकॉल जो है वो IMA के नेतृत्व में ही उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ तक कि इनके जो डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर विजिट करेंगे और पूरी तरीके से मरीजों की देखभाल करेंगे। पारस जैन जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक जो खाता खोला गया है और उस खाते में कई सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी कुछ न कुछ राशि जमा करनी भी शुरू कर दी है, जिसका प्रयोग यहाँ पर सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। कई सारे स्वयंसेवी संगठन यहाँ पर भोजन का, नाश्ते का भी इंतजाम करने वाले हैं। तो कुल मिला के ऐसी एक विश्व स्तरीय सुविधा यहाँ पर हम लोग दें जो माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं या जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, उनको यहाँ पर रख के हम लोग उनका भली भांति इलाज कर पाएँ। देखिए, निश्चित रूप से इसका हम लोग 3 रूप से प्रयोग करेंगे। पहला तो कई सारे ऐसे होम आइसोलेशन में लोग रहते हैं जिनके घर पे होम आइसोलेशन के लायक सुविधा नहीं होती है, सेपरेट लैट्रिन बाथरूम्स नहीं होते हैं। ऐसे लोग जब यहाँ पर आएंगे तो उसकी वजह से जो घर के दूसरे सदस्यों को कोरोना होता है वो होने से बचेगा। दूसरे, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं और मेडिकल सुपरविज़न की बहुत आवश्यकता है, भले ही उनका अभी SpO2 जो है वो नॉर्मल चल रहा हो, जिनको दूसरी बीमारियां होंगी, ऐसे लोगों को, मरीजों को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तीसरा, कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर अभी भी मरीज इसलिए भर्ती हैं ऑक्सीजन बेड्स पे कि किसी को रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगना है, किसी को ऐसा लग रहा है कि शायद भविष्य में उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाए। ऐसे सभी मरीजों को हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे।
तो न केवल संक्रमण इससे हमारा घटेगा, क्योंकि होम आइसोलेशन वाले व्यक्तियों को हम लोग यहाँ पर लेके आ रहे हैं, लोगों का सुपरविजन अच्छा रहेगा, तो निश्चित रूप से लोग जो गंभीर हो रहे हैं या जो डेथ्स हो रही हैं उस पर भी लगाम लगेगी, और हॉस्पिटल्स के अंदर जो ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता की समस्या है वो भी बहुत हद तक इससे दूर होगी। तो 3 उद्देश्यों की पूर्ति इस कोविड केयर सेंटर के माध्यम से होगी। कल से हम लोग 100 बेड शुरू करेंगे, बहुत जल्दी 900 बेड तक हम लोग पहुँच। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा भारती ने संकट काल के इस समय में मानव सेवा के धर्म को निभाते हुए लोकमान्य तिलक स्कूल परिसर में स्थित लोकमान्य विद्या विहार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों के लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था की है। यहाँ वे लोग अपना पंजीयन करा सकते हैं जिनके परिवार का कोई सदस्य संक्रमित है और उन्हें रहने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। सेवा भारती के राकेश शर्मा ने बताया कि विद्यालय परिसर में लगभग 22 कमरे हैं, जिनमें प्रत्येक कमरे में 4 बेड की व्यवस्था की गई है और लगभग 50 लोग आसानी से यहाँ रह सकते हैं। यहाँ क्वारंटाइन हुए लोगों के खाने की व्यवस्था भी सेवा भारती की ओर से की जाएगी। इसके लिए आने वाले व्यक्ति को अपनी कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट बतानी होगी। साथ ही विद्यालय परिसर में भी उसकी कोविड की जांच की जाएगी। 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में सेवा भारती के कार्यकर्ता ड्यूटी देंगे, जिसमें 1 महिला और 2 पुरुष कर्मचारी होंगे। इसके साथ एक डॉक्टर और एक नर्स भी मौजूद रहेंगे। लोटी स्कूल में क्वारंटाइन होने के लिए सुबह 9 से 12 और शाम 4 से 7 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। गुरुवार को विद्यालय परिसर को सैनिटाइज किया गया। 1-2 दिन में ये सेवा शुरू की जाएगी। सर, ऐसे परिवार जिनके घर में कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया है, बाकी लोगों को घर में रुकने की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों को हम जांच के साथ में उनकी नेगेटिव रिपोर्ट लेंगे और उन लोगों को हम यहाँ पे रुकवाएंगे। वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। उनके रुकने की, खाने पीने की, नाश्ता की व्यवस्था पूरी हमारे द्वारा यहाँ पे की जाएगी। और सुबह 6:30 बजे से उनकी दिनचर्या चालू होगी। दिन में योगा भी होगा और चाय, नाश्ता, भोजन जो भी होगा, पूरी व्यवस्था की है हमने उन लोगों के लिए। कितने रूम है यहाँ पर और कितने लोगों यहाँ पे 22 रूम है और हमने 50 लोगों के रुकने की व्यवस्था भी यहाँ पे की है। जैसे उसकी संख्या बढ़ेगी अगर, तो हम और बेड बढ़ा देंगे। इंदौर रोड स्थित प्रशांति गार्डन में 100 बेड का कोविड सेंटर बनाने की कवायद शुरू की जा रही है। बुधवार को कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने भी प्रशांति गार्डन का दौरा कर संचालक से बात की और दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में चर्चा की। यहाँ लगभग 35 कमरे बने हैं और एक हॉल है, जहां गुरुवार को प्रशासन और गार्डन संचालक की सहायता से पलंग और अन्य सुविधाएं के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। संभवतः 1 या 2 दिन में उन मरीजों को रखा जाना शुरू किया जाएगा जिन्हें सामान्य लक्षण है। मरीजों के खाने और अन्य सुविधाओं की जिम्मेदारी गार्डन संचालक ही वहन करेंगे, जबकि पैरामेडिकल स्टाफ और दवाइयों की व्यवस्था प्रशांति गार्डन की ओर से की जाएगी। यहाँ मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के साथ उनके मनोरंजन का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए हॉल में एक प्रोजेक्टर लगाकर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। साथ ही मरीजों के परिजनों को अपने परिवार के सदस्यों के इलाज की संपूर्ण जानकारी मिलती रहे, इसके लिए बाहर स्क्रीन लगाकर अंदर हो रही गतिविधियों को लाइव दिखाने की भी व्यवस्था की जा रही है। ये विगत हम 14-15 सालों से प्रशांति एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा हम ये समाज की सेवा करते हैं। अभी हमारे कुछ मित्र जो है, चेतन जी गुप्ता, श्री मिष्ठान भंडार, आनंद जी पंड्या, गोविंदा जी लोहिया, विशाल गुप्ता, प्रशांति गार्डन से हम सब लोगों ने अपने खुद के पैसों से यहाँ पर ये पूरी सुविधा हम शासन को मुहैया करा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ पर 150 लोगों को हम पूरा यहाँ पर रह के और उनको पूरी तरीके से सब सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तीनों वक्त का खाना, भोजन सब हम यहाँ पर पूरा व्यवस्था करके दे रहे हैं। प्रशासन से सिर्फ इतनी सी हमको गुजारिश है कि थोड़ा पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो हमको टाइम पे यहाँ पर मुहैया करा दे, और कुछ जो थोड़े क्रिटिकल केसेस हमारे पास आते हैं उनके लिए गैस के सिलेंडर की व्यवस्था ये हम शासन से थोड़ी गुजारिश करते हैं, क्योंकि हमने 5 कॉन्सेंट्रेटर मशीन अपने खुद की खरीद ली है। लेकिन इसके अलावा जो सिलेंडर है वो हम शासन से अपेक्षा करते हैं कि वो शासन हमको सिलेंडर यहाँ पर उपलब्ध करा दे। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और एमएससी नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों
वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। शहर सहित जिले में लगातार कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। साथ ही मौत का आंकड़ा भी हर दिन बढ़ रहा है। लोगों को पुलिस लगातार घरों में रहने का निवेदन कर रही है। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि सभी अपने घरों में रहें, क्योंकि घरों में रहने से ही शातिर कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। पुलिस ने भी तरह तरह के तरीके अपनाए, लेकिन कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। समाज के दुश्मन रोकने और टोकने से भी नहीं मान रहे हैं, तो अब पुलिस ने ठोकने का काम शुरू कर दिया है। प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू की छूट सुबह 7 से 10 बजे तक की दी है। छूट की अवधि के बाद भी समाज के दुश्मन बेवजह घूमते नजर आए, जिस पर सीएसपी विवेक सिंह चौहान ने स्वयं ऐसे लोगों को डंडे का प्रसाद दिया। इस बार किसी का कोई बहाना नहीं चला। सीएसपी विवेक सिंह चौहान ने माइक से अपील कर समझाइश दी कि दूसरों की गलतियों से सबक ले। खुद गलती करके सीखोगे तो जीवन भर पछताओगे। अगर लापरवाही करोगे तो परिवार का व्यक्ति बीमार पड़ेगा, तब अस्पताल जाना पड़ेगा और दवाइयां भी लेनी पड़ेगी। साथ ही तमाम दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए इन परेशानियों से दूर रहने के लिए घर में रहें। क्या कर रहे हो? अभी क्यों निकला है? दिन भर से क्या? चलो थोड़ा चल में यहाँ से वापस चलिए। 25 चलने दीजिए। चलते चलो पूरा नीचे तक नहीं जा रहा है, उतना ही बढ़ेगी मेरी। क्या कौन सा हो रहा है? लो अब बोलो। और हमारे परिवार को कुछ नहीं हुआ है तो सारी वसूली हो जाएगी आपकी। एक आदमी बीमार पड़ेगा, दवाई दारू के पीछे पड़ेंगे, अस्पताल जाएंगे, परेशान होंगे और तमाम दिक्कतों का सामना करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण का प्रभाव बढ़ा है, केसों की संख्या बढ़ी हुई है, उसको नियंत्रित करने के लिए प्रशासन के द्वारा जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उसका हम लोग पूरी तरह पालन करवा रहे हैं और लोग बाग बिना किसी वजह के घरों से बाहर न निकलें, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो बाहर निकलते हैं उनके विरुद्ध सख्त दंडित करने की कार्रवाई करवाई जा रही है। और इसके साथ में हम लोग मार्च करते हुए, भ्रमण करते हुए जो आसपास में रहने वाले हैं उनको हिदायत भी दे रहे हैं, उनको समझाइश भी दे रहे हैं कोरोना कर्फ्यू में क्यों घर में आवश्यक है रहना और कोरोना से संबंधित क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, किस प्रकार से हो सकता है। इस प्रकार से उनको जागरूक करने का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि हमारे शहर में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। बिल्कुल रोको टोको में आप देख रहे होंगे कि पहले के मुकाबले में लोगों में जागरूकता आई है। अब लोगों का घरों से निकलना कम हुआ है और फिर भी जो लोग अनावश्यक निकल रहे हैं, आवश्यक व्यक्ति को ज़रूरत है, मेडिकल के लिए जाना है, कोई अति आवश्यक सेवाओं में जा रहा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए छूट है। किंतु जो अनावश्यक मिलेगा उसके विरुद्ध हम लोग रोक टोक और जुर्माना ठोकने की कार्रवाई कर रहे हैं। इधर बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर लोगों की भीड़ नजर आने पर एसडीएम प्रदीप सोनी ने बैंक मैनेजर को फटकार लगाई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की चेतावनी दी। बस स्टैंड पर लाला की होटल पर ग्राहकों को सामान देने को लेकर अभय न्यूज ने एसडीएम प्रदीप सोनी से सवाल किया। उन्होंने कहा कि लाला की होटल को लेकर शिकायत मिली है, अगर दुकान खुली मिलेगी तो सील करने की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही लाला की होटल को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और मास्क का उपयोग नहीं करने को लेकर 2 बार सील किया गया है। बैंक के बाहर बहुत सी लंबी लाइन दिखी, मुझे करीब 15-16 लोग खड़े थे और क्योंकि ये बैंक की जिम्मेदारी है, हर प्रतिष्ठान की स्वयं की जिम्मेदारी है, उसके यहाँ कोई भी अगर आता है तो वो सारे कोरोना के निर्देशों का पालन करें। समझाइश भी दी उनके मैनेजर को, उनको यही बोला है कि बिना मास्क के कोई आता है तो उसका अंदर ही अलाउ न करें। तो ये तो हो गई आपके बैंक ऑफ बड़ौदा की बात। इसके अलावा तमाम एटीएम और भी बैंक है, क्या इस पे उन बैंकों पे इस तरह की कार्रवाई की? ये रेगुलर एक्टिविटी है सर, जिस तरह से आपके द्वारा समझाया जा रहा है, सरकारी डिपार्टमेंट है वहाँ पे पालन नहीं किया जा रहा है। देखो, वायलेशन होते हैं हम कार्रवाई करते हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। लोगों को कंटिन्यूसली आपको दंड भी लगाने पड़ते हैं, चालान की कार्रवाई भी करनी पड़ती है, समझाना भी पड़ता है। तो ये चूँकि आपको पता है कि कोरोना के केसेस अभी भी बढ़ ही रहे हैं,
उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की कार्रवाई कंटिन्यूस चलती रहेगी। दिन में हमारे सारे मजिस्ट्रेट्स, हमारे पुलिस अधिकारी कंटिन्यूस राउंड लेते हैं। जहाँ आवश्यक लगता है कि दंड करना है वहाँ दंड करते हैं, जहाँ आवश्यक लगता है कि समझाना है समझाइश की जाती है। और क्योंकि हमको ये चेन तोड़नी है और ये चेन लॉकडाउन से और घर में रहने से टूटेगी, तो इसका असर आपको धीरे धीरे दिखेगा। सर अभी एक बस स्टैंड की बात बताएं, लालाजी की होटल जो पीछे से कल भी समोसे कचौरी दे रहा था और अभी भी कस्टमर बैठे थे, अभी आपकी गाड़ी देख के भागे, अभी भी खुली है शटर। मैं उसको फिर सील करा दूंगा अगर मुझे कभी फिर से दिखा ये सुबह। अभी शिकायत मुझे कल प्राप्त हुई थी, मैंने कल भी उनको समझाई थी कि अगर लगी तो बंद कर देंगे। जो भी सर अभी भी बैठे हुए हैं आधी शटर खोल के, और देख लेता हूँ, अभी होगा तो बंद कर देंगे। उज्जैन के बड़नगर तहसील में ग्राम खंडवासुरा से अपहरण हुई नाबालिगा को पुलिस ने आरोपी के चंगुल से आखिरकार छुड़ा ही लिया है। जी हां, 14 अप्रैल को फरियादी द्वारा बड़नगर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि खेत पर बनी झोपड़ी में 7 अप्रैल की दरमियानी रात को पति पत्नी और उनकी 12 वर्षीय बालिका सोए हुए थे। सुबह उठकर उन्होंने देखा तो उनकी बेटी कहीं नजर नहीं आई। तुरंत आसपास के इलाकों में ढूंढना शुरू किया। पड़ोसी और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई। इसके बाद थक हार कर उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट बड़नगर थाने में दर्ज करवाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस नाबालिग की तलाश में जुट गई। एसडीओपी अरविंद सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बड़नगर मनीष मिश्रा और उनकी टीम ने गुम हुई नाबालिगा को ढूंढ निकाला और अपहरण करने वाले बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी दशरथ पिता मांगीलाल उम्र 19 वर्ष को रतलाम जिले की औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया। नाबालिग को सही सलामत बरामद भी कर लिया गया है। थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया कि शादी का रिश्ता तय हो जाने के बाद रिश्ता ठुकराने की बात से नाराज युवक ने नाबालिग युवती का अपहरण कर लिया था। 7 तारीख को खंडवासुरा की रहने वाली नाबालिग लड़की है, जिसका अपहरण हो गया था, जिसके संबंध में उसके पिता द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उस मामले में हमारे थाने की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको लड़की को ट्रेस किया, जिसने उस लड़की का अपहरण किया था, और कल उसको बरामद किया है। वहाँ से औद्योगिक क्षेत्र रतलाम है, वहाँ से लड़की को बरामद किया है। जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम दशरथ पिता मांगीलाल है। इससे उसकी शादी पहले तय की थी परिवार वालों ने, परिचित है उसका, लेकिन नाबालिग थी, उसको ये अपहरण करके लेके चले गए, तो उसमें उसको आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और वैधानिक कार्रवाई की गई। प्रभारी मंत्री मोहन यादव ने कायथा व तराना की समस्याओं को लेकर दौरा किया, जहां उन्होंने इसमें सर्किट हाउस पर मीटिंग लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा ली। मोहन यादव के साथ सांसद अनिल फिरोजिया और जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला मौजूद थे। प्रभारी मंत्री द्वारा तराना में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों को लेकर चिंता जाहिर की गई और अधिकारियों को निर्देशित किया गया। मंत्री महोदय ने ग्राम कायथा के लक्ष्मीपुरा स्थित सलक्ष हॉस्पिटल का दौरा किया। साथ ही रेस्ट हाउस में उपस्थित जनप्रतिनिधि के सुझावों को आमंत्रित किया और उनसे अपील की गई कि प्रोटोकॉल का पालन करवाएं और विवाह में 5 लोग से ज्यादा ना जाएं। सिविल अस्पताल पहुंचकर सुविधाओं का जायजा भी लिया। कोरोना का एक दौर बना है, हमको सबको मालूम है कि ये इस बार का कोरोना जो पुराने वायरस से ज़्यादा तेज है। मैं आज अपने सांसद जी माननीय अनिल फिरोजिया जी, जिला अध्यक्ष माननीय बहादुर सिंह बोरमुंडला, सभी मंडल अध्यक्ष जिले के अंदर हम तराना तहसील में आज अपना दौरा किया। सुमराखेड़ा के पास लक्ष्मीपुरा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिसको कोविड का एक हॉस्पिटल बनाया है। उस हॉस्पिटल का दौरा करने के बाद तराना में आए। तराना के अंदर की स्थिति का जायजा लिया। लगभग 10 बेड यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था के साथ जोड़ा है और लगभग 200 के आसपास होम क्वारंटाइन लोग हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो न्यूनतम रूप से ज़रूरी है उस सबका पालन करें। देखिए, कोरोना जो बीमारी है वो आत्म संयम की बीमारी है। व्यक्ति अगर उसका मनोबल अच्छा है और वो भोजन अपने घर में बना हुआ समय पे करे और ऐसा भोजन करे जिसमें सभी प्रकार के तत्व मौजूद हो, तो कोरोना अपने आप समाप्त हो जाता है। दूसरा, व्यक्ति जो आज का है भय से ज़्यादा परेशान है। कोरोना बीमारी कम है और लोग भयभीत ज़्यादा है। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसके लिए कारगर उपयोग बताता हूँ कि कुनकुना पानी पी के अगर कुंजल क्रिया करें, पानी पी के वापस उसको अगर निकाल दें, तो बुखार अगर व्यक्ति को आता है इसमें,
तो 2 मिनट में बुखार समाप्त हो जाता है और अंदर अगर कोई कीटाणु है तो वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ में मास्क पहनने का जो हर लोग बताते हैं, तो मेरा लोगों से निवेदन है कि मास्क भी पहने पर उसको भी रोज धोएं अच्छे पानी से और फिर उसको पहने। नाक से जो है कीटाणु अंदर प्रवेश करते हैं, उनको प्रवेश न करने दें और भोजन इतना अच्छा करें ताकि वो कीटाणु अपने आप ही समाप्त हो जाए, उसके ऊपर वार करने से बच जाए। तो आज का व्यक्ति जो है भयभीत ज़्यादा है बनिस्बत बीमारी के, जहाँ पर अधिकतर ज़्यादा लोग बीमार हैं या उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन के लिए परेशान है। इससे तो ज़्यादा वो है कि अपने घर में ही बने रहे, बाहर न निकले और किसी के ऐसे लोगों के संपर्क में ना आए और अपने घर का ही भोजन करें और घर में ही स्वस्थ बना के रखें और भगवान का प्रार्थना करें, पूजा पाठ करें, इससे अपने आप ही स्वतः ठीक हो जाए। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।